Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 28th November 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is a Supreme Court's judgment which says conversion for benefit is fraud on Constitution. This topic is important from our syllabus GS Paper 2 Indian Polity point of view. तो क्या है ये पूरा मामला, उसको समझने के लिए एक बार देखना होगा कि शेड्यूल कास्ट जो कम्युनिटी है वो लिस्ट कैसे तैयार हुई कि कौन कौन सी कम्युनिटी शेड्यूल कास्ट के अंदर आएंगे, उसका क्या बेसिस है वो समझते हैं। तो आर्टिकल 341 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू स्पेसिफाई द कास्ट, रेसेस और ट्राइब्स विच कुड बी डीम्ड एज शेड्यूल कास्ट। तो इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करते हुए फिर हमारे प्रेसिडेंट ने रिलीज किया द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर ऑफ 1950, जिसके अंतर्गत तमाम उन कम्युनिटीज़ के नाम मेंशन किए गए जिनको शेड्यूल कास्ट कैटेगराइज किया गया। तो ज़्यादातर ये लिस्ट में वही नाम थे, उन्हीं कम्युनिटी के नाम थे जिनको ब्रिटिशर्स ने डिप्रेस्ड क्लास की तरह आइडेंटिफाई किया था ड्यूरिंग द कॉलोनियल एरा। उन्हीं को फिर जिनके खिलाफ ट्रेडिशनली अनटचेबिलिटी भी प्रैक्टिस होती रही है, तो ज़्यादातर इस लिस्ट के अंदर उन्हीं कम्युनिटीज़ का नाम रखा गया जो पहले डिप्रेस्ड क्लासेस में थे या जिनके अगेंस्ट अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होती रही है, जिनको दलित भी कहा जाता रहा है बिफोर द इंडिपेंडेंस टाइम। तो आज पर द प्रेसिडेंट्स ऑर्डर एक शेड्यूल कास्ट लिस्ट रिलीज हो गई इन 1950। तो आर्टिकल 341 में कहा गया था कि प्रेसिडेंट ऑर्डर के थ्रू एक शेड्यूल कास्ट लिस्ट रिलीज करेंगे, जो उन्होंने कर दिया इन 1950। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एनी फर्दर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन इन दिस शेड्यूल कास्ट लिस्ट कैन बी डन ओनली थ्रू अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। एक और बात आप ध्यान दीजिए कि as per this list no person apart from religion Hinduism, Buddhism or Sikh could be categorized as scheduled caste। SC कम्युनिटी सिर्फ हिंदू, बुद्ध या सिख धर्म से हो सकते हैं। तो मतलब क्रिश्चियन या फिर इस्लाम कम्युनिटी के लोग शेड्यूल कास्ट नहीं होंगे। इनफैक्ट जो ओरिजिनल प्रेसिडेंट ऑर्डर था उसके हिसाब से तो सिर्फ हिंदूज ही हो सकते थे शेड्यूल कास्ट, बट बाद में सिख और बुद्धिस्ट कम्युनिटी को भी ऐड किया गया फॉर कैटेगराइजिंग देम एज शेड्यूल कास्ट। दैट मीन्स दोज who belong to Christianity या Islam या who have converted to Christianity or Islam could not be covered under scheduled caste community and would not be able to get quota benefit, यानी कि रिजर्वेशन बेनिफिट फॉर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी। अच्छा, एक और बात आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखनी है कि ये जो रिलीजन वाला रिस्ट्रिक्शन है इट अप्लाइज ओनली फॉर एससी लिस्ट, इट डज नॉट अप्लाई फॉर एसटी या ओबीसी लिस्ट। यानी कि क्रिश्चियन एसटी हो सकते हैं, ओबीसी हो सकते हैं, बट क्रिश्चियन या इस्लामिक लोग एससी नहीं हो सकते। ये रिलीजन वाला क्राइटेरिया सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए एप्लीकेबल है बट नॉट ऑन शेड्यूल ट्राइब्स एंड ओबीसी। अब करंट मुद्दे पे आते हैं। तो ये केस है पुडुचेरी का, जहाँ पे एक लेडी ने जो बाय बर्थ क्रिश्चियन है, उन्होंने बस कुछ रिजर्वेशन बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाने के लिए अपने आप को हिंदुइज्म में कन्वर्ट किया, ऐसे सर्टिफिकेट्स बनवा लिए, हिंदुइज्म में कन्वर्ट किया और लोअर कास्ट हिंदुइज्म में अपने आप को कन्वर्ट करके एक्चुअली वो हिंदू कम्युनिटी जिनको शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किया गया उसमें कन्वर्ट करके उन्होंने रिजर्वेशन की बेनिफिट डिराइव करने की कोशिश की। जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो उससे पता चला कि द लेडी इज स्टिल प्रैक्टिसिंग ऑल द क्रिश्चियन नॉर्म्स, शी रेगुलरली अटेंड्स चर्च, नो एविडेंस ऑफ प्रैक्टिसिंग हिंदुइज्म वॉज फाउंड। और उनके पेरेंट्स जो हैं दे आर ऑल्सो क्रिश्चियन, देयर मैरिज इज रजिस्टर्ड अंडर इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट ऑफ 1872। तो इस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो सीधा सीधा फ्रॉड है, आपने रिलीजियस कन्वर्जन किया है सिर्फ और सिर्फ
अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, अल्टीरियर मोटिव को पूरा करने के लिए, ताकि आपको रिजर्वेशन का फायदा मिल पाए। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिलीजियस कन्वर्जन सोनली फॉर ऑब्टेनिंग रिजर्वेशन बेनिफिट्स अमाउंट टू फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट प्रोवाइड्स अस राइट टू फ्रीली प्रोफेस प्रैक्टिस रिलीजन ऑफ आवर चॉइस, यानी कि जो भी रिलीजन हम चाहते हैं उसको हम प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आर्टिकल 25 के अंतर्गत हमारे पास अपनी धर्म को परिवर्तन करने का, रिलीजियस कन्वर्जन करने का अधिकार है। इट इज़ आवर फंडामेंटल राइट। इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस और प्रोफेस सम अदर रिलीजन अपार्ट फ्रॉम विच इन यू आर बोर्न, तो आप कर सकते हैं। इट इज़ योर फंडामेंटल राइट। बट इफ़ यू convert your religion inspired by some ulterior motive, then that would be fraud on the constitution. If the conversion is guided by, inspired by genuine spiritual belief, then it is okay. It would be protected under Article 25, right to religious freedom. But if it is done with some vested ulterior motive, then it won't be protected under Article 25 of the Constitution. It won't be considered as right to religious freedom. ये तो धोखाधड़ी और बेईमानी करके किया गया। वैसे ही अभी इससे रिलेटेड केस नहीं है, बट एक पुराना केस है, आपने पॉलिटी क्लास में जरूर पढ़ा होगा, कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज पैसा दे करके, मॉनेटरी इंड्यूसमेंट करके रिलीजियस कन्वर्जन करा रहे थे इन क्रिश्चियन कम्युनिटी। तो बहुत सारे जो गरीब ट्राइबल्स हैं उनको पैसा दे करके वो क्रिश्चियन मिशनरीज कन्वर्ट कराते थे इनटू क्रिश्चियनिटी। फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सच काइंड ऑफ inducement, monetary inducement for religious conversion cannot be allowed. It cannot be considered as practice under Article 25 of the Indian Constitution. Because आर्टिकल 25 के अंतर्गत आपको अपने धर्म परिवर्तन का अधिकार है, बट नॉट बिकॉज ऑफ सम अल्टीरियर मोटिव। यहाँ तो आप पैसा दे करके उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, तो यहाँ पे वो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम ना होकर के बेसिकली डिनायल ऑफ रिलीजियस फ्रीडम है। उनकी गरीबी मजबूरी है, और गरीबी की मजबूरी के कारण वो पैसा लेकर के जिस धर्म में उनका जन्म हुआ या जिस धर्म को फॉलो करना चाहते हैं उसको छोड़ करके मजबूरी में वो दूसरे धर्म में परिवर्तन कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी में परिवर्तन कर रहे हैं। सो दैट वुड बी बेसिकली डिनायल ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, नॉट एक्ट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम या राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। तो इस तरीके से पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया हुआ है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि किसी अल्टीरियर मोटिव से अगर आप अपने रिलीजियस कन्वर्जन को करते हैं तो दैट वॉन्ट बी प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एमजी नरेगा एंड रिसेंट डिजिटल चेंजेस ब्रॉट इन पेमेंट सिस्टम अंडर एमजी नरेगा, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। The law was brought in 2005 and a scheme under it, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme, started in 2006, which provides 100 days of guaranteed employment to rural household. तो गांव में रहने वाले लोग जिनके पास और कोई भी रोजगार का साधन नहीं है, उनको मिनिमम 100 दिन का रोजगार देने का प्रॉमिस करता है एमजी नरेगा, ये कानून। तो बेसिकली ये कानून जो है वो राइट टू वर्क हमारा स्टैट्यूटरी राइट बना देता है। इट्स अ काइंड ऑफ आवर लीगल राइट नाउ, बिकॉज कानूनी हक है हमारा कि कम से कम 100 दिन का रोजगार मिलेगा इफ यू लिव इन रूरल एरिया। अच्छा, इस तरीके के रोजगार के लिए किसी भी स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी ना आता हो भले, बट फिर भी अगर आप अपने आप को एमजी नरेगा के अंतर्गत रजिस्टर कराते हैं तो आपको 100 दिन का रोजगार देने की जिम्मेदारी सरकार की है। जिस भी तरीके का आपका स्किल है उस हिसाब से, पूरी तरह से अनस्किल्ड मैनुअल वर्क भी मिलता है अंडर एमजी नरेगा। और जब आप रिक्वेस्ट डालेंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसके 15 दिन के अंदर आपको जॉब मिलना चाहिए एमजी नरेगा के अंतर्गत। अगर नहीं मिलता है तो फिर आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। दिस एमजी नरेगा स्कीम इज रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्कीम, वेलफेयर स्कीम आप कह सकते हैं, इसको वेलफेयर ही कहेंगे क्योंकि बेसिकली इट इज एम्ड एट पॉवर्टी एलिविएशन। तो एमजी नरेगा के अंतर्गत काम करने वाले जो मजदूर हैं उनको एक बेसिक मिनिमम वेजेस की गारंटी दी जाती है। बेसिक मिनिमम वेजेस इज डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड इट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो मान लीजिए कि बेसिक मिनिमम वेजेस हैं 400 रुपये,
तो 100 दिन का रोजगार की गारंटी है, यानी कि हर एक इंसान को जो गांव में रह रहा है उसको साल में कम से कम 40,000 रुपए कमाने की तो गारंटी हो गई। सो दिस इज हाउ एमजी नरेगा एम्स एट पॉवर्टी एलिविएशन। इट इज अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट मिल करके इसको फंड करते हैं। इट इज वन ऑफ द 6 कोर ऑफ द कोर स्कीम। तो ये जो कोर ऑफ द कोर स्कीम का मामला है, इसको मैंने पहले भी न्यूज़पेपर एनालिसिस में कराया है और मैं आगे प्रीलिम्स क्रैश कोर्स वाले रिवीजन में भी एक बार कराऊंगा ही। यहाँ पे मैं ब्रीफली बता देता हूँ कि भारत सरकार की जितनी भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, यानी कि जो वो स्टेट के साथ मिल करके इम्प्लीमेंट करते हैं, उन स्कीम्स को भारत सरकार ने नीति आयोग के रिकमेंडेशन पे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कोर स्कीम, कोर ऑफ द कोर एंड ऑप्शनल। तो ऑप्शनल स्कीम्स वो हैं विच आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। कोर ऑफ कोर्स वो हैं विच आर मोर इंपॉर्टेंट देन ऑप्शनल बट लेस देन कोर ऑफ द कोर। कोर ऑफ द कोर स्कीम्स वो हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। और कोर ऑफ द कोर स्कीम में 6 स्कीम्स को रखा गया है, उसमें से एक है एमजी नरेगा। So that is why you can say कि MG Narega is one of the most prominent scheme. It is one of the 6 core of the core scheme under central sponsored schemes run by the central government. So employment under MG Narega is a legal entitlement. That means now it's a legal right, a statutory right of work if you live in rural area. But MG Narega से संबंधित कई सारे इश्यूज भी हैं, क्रिटिसिज्म भी है। देखिए, जब अनस्किल्ड वर्क मिलेगा लोगों को, अनस्किल्ड लोग काम करेंगे तो कोई भी ड्यूरेबल असेट तो बना नहीं पाएंगे। अगर मान लीजिए कि रोड ही बना रहे हैं, एम्बैंकमेंट क्रिएट कर रहे हैं, कुआं खोद रहे हैं, वेल डिगिंग कर रहे हैं, वो सारे जो असेट्स होंगे वो ज़्यादा लंबे समय तक चलेंगे नहीं, नॉन ड्यूरेबल होंगे। अगली बारिश होगी, अगला रेनी सीजन आएगा, वो टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि पीपल आर नॉट स्किल्ड। तो इसी कारण से एमजी नरेगा के अंतर्गत जो भी एसेट्स क्रिएट होते हैं ज़्यादातर उसमें से नॉन ड्यूरेबल होते हैं और इस कारण से वेस्टेज ऑफ रिसोर्स बहुत ज़्यादा होता है। तो भारत के अंदर इकोनॉमिस्ट हैं जगदीश भगवती, अरविंद पांगरिया। ये इकोनॉमिस्ट हमेशा ही फेवर में रहते हैं ऑफ स्किल डेवलपमेंट रादर देन वेलफेयर। दे आर ऑलवेज इन सपोर्ट ऑफ मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी रादर देन वेलफेयर इकोनॉमी या स्टेट कंट्रोल्ड, स्टेट सपोर्टेड इकोनॉमी। तो उन्होंने एक प्रॉपर स्टडी करके एक रिपोर्ट पब्लिश की जहां पे उन्होंने कहा कि 1 रुपया गरीबों तक पहुंचाने के लिए सरकार 5 रुपए खर्च करती है या बर्बाद करती है अंडर एमजी नरेगा। तो बेसिकली थ्रू देयर स्टडी दे सजेस्टेड कि एमजी नरेगा जैसे स्कीम को बंद कर देना चाहिए बिकॉज दे आर नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। आप नॉन ड्यूरेबल असेट्स बना रहे हैं जो लंबे समय तक चलता नहीं है। एमजी नरेगा पॉवर्टी भी एड्रेस नहीं कर पाया अभी तक, क्योंकि जिन स्टेट्स के अंदर प्रॉब्लम है जैसे बिहार वगैरह, वहाँ पे एमजी नरेगा के अंतर्गत लोगों को उतना रोजगार नहीं मिल पाता क्योंकि बिहार सरकार इस तरीके से रिसोर्स मोबिलाइजेशन नहीं कर पाती। जिन स्टेट्स में गरीबी ऑलरेडी कम है जैसे केरला, वहाँ पे एमजी नरेगा काफ़ी इफेक्टिवली काम कर रहा है। प्लस अगर पॉवर्टी को कम करना है तो हमें स्किल डेवलपमेंट पे काम करना होगा। इस तरीके से तो गरीब लोग बस सर्वाइव कर पाएंगे बट दे विल नेवर कम अबोव पॉवर्टी लाइन। बट उसके अलावा क्रिटिसिज्म है कि मिनिमम वेजेज आर ऑल्सो वेरी लो एंड दे ऑल्सो वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो गरीब स्टेट्स में मिनिमम वेजेस कम है। डेटा मैनिपुलेशन बाय अथॉरिटीज, एमजी नरेगा को रन करने वाली जो डिपार्टमेंट है, तो अब पंचायती राज डिपार्टमेंट हो गया या फिर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो गया, डीआरडीए डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यहाँ पे बहुत सारा करप्शन भी हो जाता है। कई सारे जो अथॉरिटीज हैं वो घोस्ट बेनिफिशियरीज, नकली नाम डाल देते हैं और फिर दिखा देते हैं कि 100 दिन काम हुआ है और फिर पैसा निकाल करके खुद ले जाते हैं। तो करप्शन के भी कुछ केसेज हैं। घोस्ट बेनिफिशियरीज मतलब रियल में बेनिफिशियरीज एग्जिस्ट नहीं करता है। लीकेज ऑफ फंड, पैसा इंटेंडेड बेनिफिशियरी को नहीं जाता है। ऑफिसर जो हैं, जो अथॉरिटीज हैं, वो करप्शन कर जाते हैं। लीकेज ऑफ फंड, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। उसके अलावा जेन्युइन केसेज में जो वर्कर्स हैं उनको काम करने के बाद वेज पेमेंट रिलीज होने में काफ़ी वक्त लग जाता है, कभी कभार तो 14 दिन या एक एक महीने तक लग जाता है। तो एमजी नरेगा के सब कंसर्न्स को देखते हुए भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई है अंडर अमरजीत सिन्हा। तो अमरजीत सिन्हा कमेटी बनाई है भारत सरकार ने इन ऑर्डर टू स्टडी द एफिकेसी ऑफ एमजी नरेगा एक्ट एंड सजेस्ट चेंजेज इन इट। अब एमजी नरेगा के सब कंसर्न्स को देखते हुए एक कमेटी तो बना दी है भारत सरकार ने, साथ ही साथ उन्होंने कुछ बदलाव भी लाया है। कई सारे ई गवर्नेंस नॉर्म्स एमजी नरेगा में इंटीग्रेट किए हैं, जैसे
अटेंडेंस के लिए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम लाया है। एक ऐप है जहाँ पे अटेंडेंस आपको लगाना ज़रूरी है अगर आप एमजी नरेगा के अंतर्गत काम मांगने आए हैं तो और काम कर रहे हैं तो। और जो पेमेंट होगा आप वेजेज पेमेंट होगा दैट वुड बी आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। तो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम में थंब इम्प्रेशन के थ्रू आप अपनी अटेंडेंस लगाते हैं तो वहाँ पे फिर घोस्ट बेनिफिशियरी का प्रॉब्लम एड्रेस हो जाता है। और जो वेजेस पेमेंट होगा वो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम होगा। आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम कैसा रहता है कि जहाँ सिर्फ आधार नंबर से along with some OTP या बायोमेट्रिक डेटा लाइक फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन से आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। आपको कोई अलग से बैंक अकाउंट नंबर वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। तो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम से घोस्ट बेनिफिशियरी का प्रॉब्लम एड्रेस हो रहा है। आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम जिसमें जो इंटेंडेड बेनिफिशियरीज हैं उनको बस अपना आधार नंबर देना है और उनको अपना थंब इम्प्रेशन देना है। आइरिस स्कैन भी दे सकते हैं, आंखों का स्कैन, उससे उनके अकाउंट में सीधा पैसा चलाएगा। तो आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन होकर के जो पेमेंट हो रहा है तो इससे भी घोस्ट बेनिफिशियरी का प्रॉब्लम एंड लीकेज ऑफ फंड का प्रॉब्लम खत्म हो रहा है। तो भारत सरकार ने ये दो मेजर इनिशिएटिव्स लाए हैं एमजी नरेगा को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो एथिक्स पेपर में टॉपिक है यूज ऑफ ई गवर्नेंस इन एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन। वहाँ पे आप नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम एंड आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम इन एमजी नरेगा को मेंशन कर सकते हैं कि दीज चेंजेस आर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इन फंक्शनिंग ऑफ एमजी नरेगा एंड चेकिंग करप्शन। बट क्रिटिक्स तो क्रिटिसाइज करेंगे, जो लोग पैसा खा रहे थे वो तो क्रिटिसाइज करेंगे ही। तो लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म इज आल्सो कमिंग अप कि टेक्निकल चैलेंजेस हैं इस नए इनिशिएटिव्स में, नेटवर्क नहीं आता गांव में। हो सकता है जेन्युइन कंसर्न भी हो, मतलब ऑफ कोर्स वी आर रीडिंग जस्ट पेपर्स, वी डोंट नो द ग्राउंड रियलिटीज, बट देयर आर मेनी क्रिटिक्स ऑल्सो हु आर रेजिंग कंसर्न्स कि ग्राउंड नेटवर्क प्रॉब्लम है, कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, डिजिटल इलिटरेसी है। मजदूरों को पता ही नहीं है कि कैसे अपने आप को रजिस्टर करें, कैसे अपने बेनिफिट्स को वो ऑब्टेन करें। अवेयरनेस नहीं है कि कैसे स्मार्टफोन में वो अपना आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम के थ्रू अकाउंट में पैसा आएगा, कैसे उनको पता चलेगा। इनको तो सीधी सीधी आदत है बैंक पासबुक लेकर के बैंक में जाने की और वहाँ से कैश में अमाउंट लेकर के आने की। तो ये सब आर्ग्यूमेंट दे करके कई सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जो नए चेंजेस हैं दे आर नॉट इफेक्टिव। और कई सारे लोगों ने एमजी नरेगा, कई सारे नाम एमजी नरेगा लिस्ट से डिलीट हो गए हैं हाल फिलहाल में। जब आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सब कुछ डिजिटलाइज किया गया है तो मेनी डिलीशंस हैव बीन सीन इन रिसेंट टाइम। अब ये डिलीशन क्यों हो रहा है उसको लेकर के दो ओपिनियन हो सकता है। एक कि ये घोस्ट बेनिफिशियरीज थे इसीलिए अब आप ये नाम अपना जल्दी जल्दी विड्रॉ कर रहे हैं कि कहीं पकड़े ना जाए। दूसरा कि ये गरीब लोग हैं, जेन्युइन रियल बेनिफिशियरीज हैं, बट इनको पता ही नहीं है कि कैसे अपने आप को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर करें, इसीलिए वो अपने आप को रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कंसर्न है विथ रिस्पेक्ट टू द यूज ऑफ डिजिटलाइजेशन इन एमजी नरेगा। इट हैज़ बीन अप्लाइड विद द राइट इंटेंशन, बट ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन हिकअप्स इन द अर्ली स्टेज। और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल अभी लाया गया है ये सब, ये 1 डेढ़ साल से ही चल रहा है, बट धीरे धीरे अलग अलग स्टेट्स में इंप्लीमेंट हो रहा है एंड देन वी आर नाउ फेसिंग प्रॉब्लम्स। यूपीएससी ने प्रीलिम्स में एक प्रश्न पूछा था एमजी नरेगा के ऊपर, काफी सरल सवाल है, राइट? आप कॉमन सेंस से इसको अटेम्प्ट कीजिए। ऐसा सवाल मेंस में पूछा गया था, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन दैट वी हैड सो फार। पैन 2.0, दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माय सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पैन रिलीज करने के लिए, पैन कार्ड बनाने के लिए अब एक नया पोर्टल लेकर के आया है। ये पोर्टल पूरी तरह से मॉडर्नाइज्ड होगा। अब आपको पैन कार्ड इशू करवाने के लिए कोई पेपर वर्क, कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। सब कुछ डिजिटलाइज तरीके से आप अप्लाई करेंगे और आपका डिजिटलाइज्ड पैन आ जाएगा। सो पैन 2.0 इज ए मॉडर्नाइज्ड वर्जन ऑफ PAN system designed to make it more digital, secure and user friendly. The income tax department has come up with the initiative PAN 2.0. PAN 2.0 के अंतर्गत दो मेन बदलाव किए गए। एक तो एक पोर्टल लाया गया है, सिंगल ऑनलाइन पोर्टल, जहां पे सारे पैन रिलेटेड सर्विसेज होंगे, जिसमें आप पैन के लिए अप्लाई करेंगे और आपको पेपरलेस तरीके से पैन मिल जाएगा। डिटेल्स विल बी, तो प्रोसेसिंग लाइक अप्लाइंग फॉर पैन और अपडेटिंग डिटेल्स विल बी पेपरलेस एंड इंटायरली ऑनलाइन। तो पैन 2.0 इनिशिएटिव के अंतर्गत पहला तो है ऑनलाइन पोर्टल,
जिसमें पैन के लिए अप्लाई करना या पैन रिलेटेड कोई डिटेल्स में बदलाव करना है, वो सब कुछ अब ऑनलाइन तरीके से हो जाएगा पेपरलेस मैनर में। साथ ही साथ जो नए पैन कार्ड अब रिलीज होंगे, जब आप पैन के लिए अप्लाई करोगे तो अब से जो पैन कार्ड आएगा इट विल हैव अ क्यूआर कोड। उस क्यूआर कोड को स्कैन करके तमाम इंफॉर्मेशंस जो उस पैन कार्ड होल्डर से संबंधित हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जैसे कि टैक्स उन्होंने कब कब कितना कितना पे किया है एंड ऑल, वो सब कुछ उस क्यूआर कोड को स्कैन करके एक बार में देखा जा सकता है। सो दिस न्यू पैन वुड बी वेरी यूजफुल इन वेरीफाइंग एंड सिक्योरिंग द इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद द पैन होल्डर। तो बेसिकली अब एक नया पोर्टल लाया गया है जहां पे अब पैन संबंधित आपको नया पैन के लिए अप्लाई करना है, या फिर आप एग्जिस्टिंग पैन में कोई डिटेल बदलने हैं तो डिजिटल तरीके से हो जाएगा इन पेपरलेस मैनर। और अब से जब आप पैन के लिए अप्लाई करोगे, जो भी नया पैन के लिए अप्लाई करेगा उसको जो पैन कार्ड मिलेगा उसमें क्यूआर कोड होगा, उस क्यूआर कोड को स्कैन करने से तमाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन विथ रिस्पेक्ट टू टैक्स एंड इनकम ऑफ दैट पैन होल्डर विल बी डिस्प्लेड। तो फायदा क्या है? नया जो पैन सिस्टम है ये इको फ्रेंडली है, पेपर वर्क को खत्म कर रहा है, तो ऑफ कोर्स इको फ्रेंडली है। टैक्स रिलेटेड मैटर अब फास्टर होंगे, टैक्स अथॉरिटीज स्कैन करके देख लेंगे आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड कि आपने कब कब कितना कितना टैक्स भरा है, तो इससे टैक्स की चोरी यानी कि टैक्स इवेजन कम हो सकेगा, ब्लैक मनी कम होगा। अच्छा, जो हमारे पास अभी तक पैन है क्या हमें उसको बदलना पड़ेगा? अब ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान दें कि डू वी नीड टू चेंज आवर पैन कार्ड, एग्जिस्टिंग पैन कार्ड? आंसर इज नो। अभी जो नया पैन कार्ड अप्लाई करेगा उसको नया वाला सिस्टम मिलेगा। जो एग्जिस्टिंग पैन कार्ड होल्डर्स हैं धीरे धीरे उनके पैन को अपडेट किया जाएगा, ऐसा सरकार ने कहा है। तो करेंट पैन होल्डर्स विल ऑटोमेटिकली रिसीव द अपग्रेड। तो हो सकता है कि हमारे घर के एड्रेस पे नया पैन कार्ड विथ क्यूआर कोड एंड ऑल आ जाए, बट हमें खुद के लेवल पे कहीं कुछ अप्लाई वगैरह नहीं करना है, हमें खुद ही मिलेगा अगर मिलना होगा तो पैन कार्ड नया वाला। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट देव पहाड़ साइट। दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। न्यूज ये है कि असम सरकार ने फैसला किया है कि देव पहाड़ आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में हैं उनको कंजर्व किया जाएगा। प्रिजर्व करने के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए जाएंगे। देव पहाड़ साइट्स की अगर बात की जाए तो दे आर एज ओल्ड एज 10th और 11th सेंचुरी एडी। यहाँ पे अलग अलग तरीके के माइथोलॉजिकल स्टोन स्कल्पचर्स मिलेंगे आपको, शिवा टेम्पल्स, यानी कि देव पहाड़ में जो आर्कियोलॉजिकल स्कल्पचर्स हैं वो हिंदू रिलीजन से रिलेटेड हैं। तो शिवा टेम्पल्स मिलेंगे, एंशियंट रेलिक्स मिलेंगे। उसके अलावा स्कल्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कृति मुख या कला मकर्स, उसके अलावा रामायण, महाभारत, भागवत पुराण के भी स्कल्पचर्स आपको मिलेंगे। सो ये जो स्कल्पचर्स हैं ये थोड़ा यूनिक है। दे इंडिकेट नेटिव, लोकल, रीजनल डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल एट देव पर्वत रीजन इन 11th एंड 12th सेंचुरी एडी। अब इनको कंजर्व करने का फैसला किया असम सरकार ने। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट उमा छेत्री टू प्ले फॉर नाउ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ODIs. She has already played T20s at senior level. उमा छेत्री पे ऑलरेडी लास्ट ईयर APSC ने प्रीलिम्स में प्रश्न पूछा था। आगे वाले टाइम में तो नहीं आना चाहिए, बट एक बार फिर भी देख लेते हैं कि शी इज द फर्स्ट एवर वुमेन प्लेयर फ्रॉम असम टू बी कॉल्ड फॉर सीनियर नेशनल टीम। शी इज अ विकेट कीपर बैटर। शी इज फ्रॉम बोकाघाट। शी हैज ऑलरेडी प्लेड 4 T20s फॉर इंडिया एंड नाउ ऑस्ट्रेलिया टूर पे उनको सेलेक्ट किया गया है। अब देखिए, पहले से जो विकेट कीपर बैटर यस्तिका भाटिया जी थी वो इंजर्ड हो गई, तो उनके रिप्लेसमेंट में अब उमा छेत्री को भेजा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया, एंड दिस इज हाउ शी इज एक्सपेक्टेड टू प्ले फर्स्ट ODI ऑफ हर करियर। डिफरेंसेस बिटवीन वेस्टर्न एंड इंडियन सेकुलरिज्म। पहला तो सही है, इंडियन सेकुलरिज्म इज सुई जनरिस, इट प्रपोजेस वाटर टाइट सेपरेशन बिटवीन रीजन एंड स्टेट। ये गलत है, ये तो वेस्टर्न सेकुलरिज्म का डेफिनेशन है। यहाँ पे बस चौथा स्टेटमेंट गलत है कि वेल्युधन जी ने सी डिड नॉट सपोर्ट द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, रादर सी अपोज इट। बाकी तीनों सही हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एंड से संबंधित दोनों स्टेटमेंट सही है। तथ्य ऐप ऑल द 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। GI टैग ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।